हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एयर द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है मद्य निषेध के लिए जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये 18 होने वाला है। इससे पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और जो कि आगे भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा से पूरा मतलब वॉच करना है। तो चैनल पर यदि नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट है जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मतलब कोई प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर से उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के लिए संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? यह जो है अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। और अग्नाशय जो है ना ये गुलाबी रंग का होता है। क्या होता है? यह जो गुलाबी रंग का एक मतलब एक ग्रंथि होता है जो कि हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका पीएच की मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो है ये 7.7 होता है। कितना होता है? ये जो 7.7 होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है? देखो एमू पक्षी क्या है? एमू पक्षी जो है ये उड़ नहीं सकता है। ठीक है, एमू पक्षी जो है ये उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की हड्डी जो है ना ये छिद्र युक्त होता है, जिससे कि उसमें जो है वायु क्या होता है, भर जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप जो है ये दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप जो है किसे कहा जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। और संसार का सबसे बड़ा मतलब पक्षी की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है ये हमिंग बर्ड होता है। और सबसे बड़ा अंडा जो है ये शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। और सबसे छोटा जंतु की बात करें तो ये अमीबा होता है। सबसे छोटा जंतु जो है कौन सा होता है? तो ये जो अमीबा होता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जो है पुरुषों में पाया जाता है? तो देखो केवल वाई गुणसूत्र जो है पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो मनुष्य में जो है टोटल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है ये ऑटोसोम होता है, जबकि एक जोड़ा जो होता है एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि मेल में जो है टोटल 22 प्लस का एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि फीमेल में जो है यह 22 प्लस का एक्स एक्स गुणसूत्र जो है ये पाया जाता है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 4 नंबर की इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से किसे जो है सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो डेनिस रीची को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डेनिस रीची को जो है ये मतलब सी लैंग्वेज को श्रेय मतलब दिया जाता है। ठीक है, और ये बिल गेट्स, ये जो है बिल गेट्स जो है ये बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर कि होमोसेपियंस जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? देखो होमोसेपियंस शब्द जो है यह लिनियस के द्वारा दिया गया शब्द है। किसके द्वारा दिया हुआ शब्द है? ये जो लिनियस के द्वारा दिया गया शब्द है होमोसेपियंस। ठीक है, लिनियस के द्वारा दिया हुआ मतलब है। और यदि हम बात करें कि होमोसेपियंस के रूप में मतलब वर्गीकृत किए जाने वाला प्रारंभिक जो है ना ये किसे माना जाता है? ये जो क्रोमैग्नन को माना जाता है। और जे मेडल जो है यह आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इसे जो है आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर की उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिसने मतलब 1817 में तत्वों मतलब कि तत्वों का मतलब समृद्ध ज्ञान मतलब दिया था, मतलब किया था। किसने किया था? समृद्ध ज्ञान मतलब जो है किसने किया था?
देखो ये जो जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनर ने किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और डोबेराइनर ने जो है समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों की मतलब 3 वर्गों में क्या क्या व्यक्त किया था, जिसमें से पहला जो है Li, जैसा फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और टोटल को जो हम मिला देंगे तो सोडियम के लिए जो बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम खाने का मतलब यदि 7 प्लस का 39, 7 प्लस का 39 बटे का 2 यदि इसमें भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 23 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। ये कब तक लागू होता है, ये जो मतलब कैल्शियम तक ही जो ये लागू होता है, इससे आगे जो है नियम जो है लागू नहीं होता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 7 नंबर की जिप्सम को मतलब 373 डिग्री मतलब केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को क्या करता है, अलग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट यानी कि हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने यानी कि सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकनी करने के लिए किया जाता है। तो इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, इस पदार्थ को आमतौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका सूत्र की हम बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो CaSO4 क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, हाफ H2O होता है, तो इसे भी याद रखना है। और यदि जो सीमेंट की हम कुछ बात, ये सीमेंट जो होता है ये जिप्सम क्या होता है, जिप्सम, यदि जिप्सम का उपयोग सीमेंट मतलब ये जो है सीमेंट यदि जम जाता है तो यदि हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो सीमेंट जो ज़्यादा करके मतलब नहीं जमेगा, तो इसलिए जो जिप्सम का प्रयोग जो सीमेंट में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ये लीवर होती है, ठीक है, ये लीवर होती है। और दूसरा नंबर में जो है अग्नाशय ग्रंथि आता है, अग्नाशय ग्रंथि आता है, और तीसरा में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, और सबसे बड़ा जो होता है ये लीवर होता है, उसके बाद अग्नाशय आता है, तीसरा नंबर में पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, ठीक है, क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। और ये अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है। और लैम्प क्या कहते हैं, यकृत में जो होता है एक हिपेरिन नामक पदार्थ होता है, क्या होता है, एक हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। ये जो कहाँ पाया जाता है, ये लीवर में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि राजकोषीय यानी कि उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम मतलब किस वर्ष में मतलब पेश किया गया था। तो इसे जो है 2003 में पेश किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, इसे 2003 में जो है पेश किया गया था। और देश की राजकीय कोष की व्यवस्था जो है अनुशासन लाने के लिए, किसके लिए, ये अनुशासन लाने के लिए, कहने का मतलब जो है सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर मतलब नजर रखने के लिए जो है राजकोष की जवाबदेही एवं बजट प्रबंध कानून को मतलब वर्ष 2003 में जो है इसे तैयार किया गया था। जबकि इसे जो मतलब लागू कब किया गया, तो इसे जो लागू जो किया गया इसे 2004 में किया गया, ठीक है, ये बनकर तैयार हुआ 2003 में, लेकिन इसे चालू किया गया 2004 में, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि अर्थशास्त्र के संबंध में यानी कि SLR का पूर्ण रूप क्या है, SLR का पूर्ण रूप जो है ये क्या है। तो इसे जो है ना स्टैट्यूटरी यानी कि लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। और SLR से मतलब अर्थव्यवस्था में जो होता है धन के संचार को मतलब अच्छे तरह से नियंत्रण किया जाता है। SLR के द्वारा जो है अर्थशास्त्र के अनुसार जो है धन का मतलब संचार जो है अच्छी तरह से मतलब क्या करना चाहिए, नियंत्रण मतलब जो है किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये मतलब होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की 1929 की महामंदी यानी कि इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी। 1929 की महामंदी जो है इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी। यह उत्तरी अमेरिका में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो यह जो उत्तरी अमेरिका में हुआ था। यदि हम बात करें कि सन 1929 में मतलब यह महामंदी जो है यानी कि विश्व की आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर मंदी थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय देखो, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में यदि निरंतर गिरावट हो जाए, ठीक है, यदि गिरावट हो जाए और सकल घरेलू उत्पाद मतलब कम से कम 3 महीने मतलब वो क्या हो जाए, डाउन में चला जाए, सकल घरेलू उत्पाद यदि वो 3 महीने मतलब जो है डाउन में चला जाए, तो इसी स्थिति की जो विश्व आर्थिक मंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व आर्थिक मंदी कहा जाता है। तो यही स्थिति जो है सबसे पहले जो है उत्तरी अमेरिका में 1929 में हो गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ कढ़ाई जो है यह किस पारंपरिक कला के लिए जो है ये प्रसिद्ध मतलब माना जाता है।
देखो यह जो चिकन कारी के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है, किसके लिए माना जाता है, ये जो चिकन कारी के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। और ये पारंपरिक कढ़ाई शैली जो है लखनऊ की सबसे प्राचीन और मुगलों द्वारा शुरू की जाने वाली यानी कि बेहतरीन कला थी। जबकि ये फूलकारी, ये जो फूलकारी जो है, फुलकारी भी एक तरह की क्या है, कढ़ाई कला है, जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है। ये कहाँ में प्रसिद्ध है, ये जो पंजाब में जो है ये प्रसिद्ध है, तो इसे भी याद रखना। और ये कंथा क्या है, ये कंथा जो है ये बंगाल का है, कहाँ का है, ये जो है बंगाल का है, मतलब ये बंगाल का एक कला है। और पेच वर्क, ये पेच वर्क जो है, ये पेच वर्क जो है राजस्थान का एक कला है, कहाँ का है, तो ये राजस्थान का जो है एक कला माना जाता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्मारक है जो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो ये सफदरजंग का मकबरा नहीं स्थित है, ठीक है, सफदरजंग का मकबरा नहीं स्थित है, बल्कि ये कहाँ में स्थित है, ये जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। यदि हम बात करें ताजमहल, तो ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और यदि हम बात करें ये जो है बड़ा यानी कि इमाम बाड़ा क्या है, तो इसकी हम बात करें तो इसे जो है मतलब किसने बनवाया था, तो ये भी जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है लखनऊ में स्थित है, इसे भी याद रखना है। कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। इसे जो है आसफाउद्दौला किसने बनवाया था, आसफाउद्दौला ने बनवाया था। और यदि हम बात करें कि सारनाथ, तो सारनाथ का जो है स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इससे मतलब क्या मतलब, ये सारनाथ के मतलब जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अफ्रीका में नहीं है। तो ये जो है अमेजन नदी जो है अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। तो ये अमेजन नदी जो है ये जो मतलब क्या है, ये उद्गम पेड़ मतलब एंडीज पर्वत से होता है, ठीक है। और अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। और अमेजन नदी जो अफवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। और नील नदी जो है ये उत्तरी सूडान और मिस्र देश से प्रभावित होती है। और ये ऑरेंज नदी जो है, ये ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है। और ये नाइजर नदी के मुहाने का मतलब कि क्या है, नाइजीरिया ये का मतलब हारकोट ये की बंदरगाह में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, हारकोट बंदरगाह में अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर की किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये जो है भारत का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। भारत में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है ये भारत का मतलब शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सबसे ज़्यादा जो है ये 1935 से लिया गया है। और भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि बढ़कर अब वर्तमान में कितना हो गया है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारत में मतलब मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 नंबर की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसे जो है 1972 से लेकर 1989 ईस्वी के दौरान इसरो के अध्यक्ष यानी कि प्रोफेसर सतीश धवन रहे हैं, जिनके नाम पर ही श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है। और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना जो है ये 1969 में हुआ है, ठीक है, 1969 ईस्वी में हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में स्थित नहीं है। तो यह जो है संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में नहीं स्थित है, बल्कि यह जो है ना ये पाकिस्तान के मतलब खैबर दर्रा में स्थित है। कहाँ है, खैबर दर्रा में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और यदि इसकी बात करें तो ये बाल परिक्रम यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है मेघालय में स्थित है, ठीक है। ये जो है ये मेघालय में स्थित है। और ये जो है दाची गम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जो है क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सा जल पट्टिका जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो यह जो है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है,
भारत और श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, और यदि हम पाक जल संधि भारत की पवन द्वीप को मतलब श्रीलंका से अलग करती है, पाक जल संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। 1939 ईस्वी में, कब? तो यह जो है 1939 ईस्वी में, यानी कि त्रिपुरी में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था और इनका अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर मतलब विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने मतलब अध्यक्ष पद से मतलब त्याग पत्र दे दिया और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की मतलब ये क्या किया था, पार्टी का गठित किया था। तो इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब किसने स्थापना किया है? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता का रचयिता जो है ये कौन है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह जो औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये औरंगजेब को जो है मतलब सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे और सबसे अधिक यानी कि मनसबदार मुगल काल में औरंगजेब के काल में थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर था। और औरंगजेब जो है ये 1658 क्या है 1658 से लेकर 1707 1658 से लेकर 1707 ईस्वी का मतलब जो है, और यह इसका जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के द्वाहाद नामक स्थान पर हुआ था। और औरंगजेब का जो है अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीता था। और औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म के मतलब मानता था और जिन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। और इसका कार्यकाल जो है हिंदू में सेनापति अधिक थे। और यदि हम बात करें इसका अकबर का, ठीक है, अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को यानी कि हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा यानी कि बीर साल के महल में हुआ था। और दिल्ली में ये हुमायूं का मतलब हुआ था। और दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा का किला फतेहपुर सीकरी में, यानी कि ये सब महल जो है लाहौर का किला आदि का निर्माण करवाया था। किसने? तो ये जो अकबर ने करवाया था। और ये जहांगीर जो है इसका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था, जहाँ की जहांगीर द्वारा शुरू की गई मतलब तुजुक ए जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मतलब इसे दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। सर टॉमस मुनरो ने कि भू राजस्व बंदोबस्त से जो है संबंध है। तो यह जो है रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है संबंध है, रैयत बाड़ी बंदोबस्त। और इसे लागू जो है 1972 में किया गया है। इसे लागू 1972 में यानी कि मद्रास के क्या कहते हैं बारामहल जिला में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता जो है की गई, मतलब किसके द्वारा जो है किया गया था? यह जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। महाकश्यप के द्वारा जो है किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत यानी कि 483 ईसा पूर्व कब हुआ था? तो ये जो 483 ईसा पूर्व यानी कि राजगीर में हुआ था। और इस समय जो है अजात शत्रु का शासन काल था और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। अजात शत्रु का उपनाम जो है कुनिक था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी। और वह जो है 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। 493 ईसा पूर्व जो है गद्दी पर बैठा था। और नागसेन से क्या कहते हैं मिंडार ने बुद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। नागसेन ने जो है मिंडार ने बुद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, विश्व रेडियो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है ये जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 फरवरी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 25 नंबर की, वाटरलू के युद्ध में मतलब किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब जो है पतन हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, और ये 1804 ईस्वी में, कब? तो यह जो 1804 ईस्वी में नेपोलियन यानी कि फ्रांस का सम्राट बना था, और नेपोलियन ने मतलब कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता था। और ठीक है, और इसका जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था, और 1805 ईस्वी में ट्राफालगर की लड़ाई यानी कि एडमिरल नेशनल और नेपोलियन के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के यानी कि बहादुरों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो इसे जो जिन्ना और पटेल ने मतलब तैयार किया था। किसने किया था? जिन्ना और पटेल ने जो इसे तैयार किया था। ठीक है, 1946 ईस्वी के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए जिन्ना और पटेल ने तैयार किया था। और इन्होंने जो है तलवार, कहने का मतलब तलवार नौसैनिक जहाज के सैनिकों ने खान के नेतृत्व में मतलब भारी विद्रोह कर दिया था। और 19 फरवरी 1946 को 19 फरवरी 1946 को यानी कि नौसेना के द्वारा विद्रोह हुआ, जिसमें मुंबई के यानी कि INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने मतलब भाग लिया था, जिसमें 5000 सैनिकों ने मतलब आज़ाद हिंद फौज के बल्ले लगाए, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। और कराची में जो है 20 फरवरी 1946 ईस्वी में वायुसेना का कुछ सैनिक ने मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मतलब क्या था, विद्रोह किया था, जिसमें से करीब 5200 सैनिकों ने मतलब भाग लिया था। और नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी की मतलब टिप्पणी थी, जिसमें जो है हिंसक कार्यवाही के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक मतलब होना अपवित्र बात है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 27 नंबर की, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें जो है कौन सम्मिलित थी? मतलब इसमें जो है सभी सम्मिलित था। कौन था? इसमें जो है सभी जो है सम्मिलित था। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, जिसमें जो है बाढ़, क्या था? जिसमें कि बाढ़ हो गया, उसके बाद जैसे अग्नि हो गया, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला मतलब कला भी हो गया, ये सब मतलब जो है शामिल था। जिसमें वज्जी संघ में जब एक एकता है कोई जीत नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि मतलब जब तक एकता है कोई जीत नहीं सकता है। बुद्ध ने निर्माण का अर्थ दीपक का बुझ जाना बताया था, इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर की, चीनी यात्री फायान जो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान जो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज कौन आया था? ये जो मेगास्थनीज जो है भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगा जो कि राजदूत बनकर भारत आया था। और जो चीन का बौद्ध यात्री की फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, और उसने अपनी यात्रा यानी कि वृत्तांतों में भारत का वर्णन एक मतलब सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया था। और संस्कृत के महाकवि यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 375 से 414 ईसा पूर्व के दरबार के मतलब सदस्य थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक छपत्रों पर मतलब अपनी विजय की स्मृति में चांदी के कालीकांत सिक्के मतलब जारी किया था। और उज्जैन जो है क्या कहते हैं, उज्जैन, तो उज्जैन मतलब जो व्यापार धर्म और संस्कृति का एक महान केंद्र था। शकों पर विजय के पश्चात गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना। और चंद्रगुप्त ने संभवतः शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो है इनमें से किसे दिया जाता है? यानी कि पिंगली वेंकैया को दिया जाता है, पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। और झंडा यानी कि समिति जे बी क्या तक कहते हैं, JB कृपलानी की अध्यक्षता में बनाया गया था। और झंडा पर तीर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। और भारतीय झंडा तिरंगा झंडा को जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और नवीन जिंदलवाद में न्यायालय ने कि 2002 में महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ निजी स्थानों पर भी मतलब शर्तों के साथ झंडा फहराने की मतलब अनुमति दे दिया था। किसने? तो नवीन जिंदल ने दे दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 30 नंबर कि यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से मतलब निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रेक्जिट के नाम से इसे जाना जाता है। और यूके में कि 23 जून 2016 को जनमत संग्रह कराया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि यूके को यूरोपीय संघ मतलब रहना या नहीं रहना। ठीक है, और 1 फरवरी 2020 से मतलब औपचारिक रूप से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से मतलब अलग हो गया। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है आज का कि भारत की इनमें से कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत की इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये नर्मदा नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी की मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वहाँ पर जो है ज्वारमुख का निर्माण करती है। और महानदी जो है कि नदी तट पर जो है कटक शहर अवस्थित है। और ये जो है तुंगभद्रा नदी के मिलने के बाद जो है तुंगभद्रा नदी का नाम पड़ता है। और तुंगभद्रा नदी को रामायण में मतलब पंपा सरोवर कहा गया है। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 1.465 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई। तो वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।